अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ एटमिज्म को। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। हमने ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी एटॉमिक थ्योरीज की, जिसमें आपके पास ग्रीक फिलोसफिकल थ्योरीज आती हैं जो कि ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस की थी। फिर उसके बाद आपके पास आती है जॉन डाल्टन की थ्योरी। उसके बाद रदरफोर्ड एंड नील बोहर की थ्योरीज आती हैं, एंड देन आपके पास एट द एंड क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, जिन्होंने हमें एडवांस्ड एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए उन्होंने जो है हमें एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की थी थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स, किसने, श्रोडिंजर ने। ठीक है, तो ये हमने ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस की थी। उसके बाद हमने देखा था कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है। फिर हमने एम्पिडोकल्स की एटॉमिक थ्योरी को देखा था, जिसके अकॉर्डिंग उसने यूनिवर्स की कंपोजिशन के बारे में सबसे पहले बात की थी कि यूनिवर्स हमारा 4 एलिमेंट से बना हुआ है, जो कि हमारे पास है अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। ठीक है, इसके अलावा हमने फिर थ्योरी ऑफ एटमिज्म को डिस्कस किया था, जो कि आपके पास ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस ने दी थी। उसके कुछ अजम्पशंस डिस्कस किए थे और उसका फेलियर डिस्कस किया था। एंड एट द एंड हमने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि आपसे इस टॉपिक से रेलिवेंट क्या है, क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम फर्दर एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल और बिलियर्ड बॉल मॉडल। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आपके पास जो जॉन डाल्टन थे, या आपके पास एक इंग्लिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट थे, जिन्होंने हमारे पास ग्रीक फिलोसफी को, ग्रीक एटॉमिक फिलोसफी जो आपके पास थी, उसको उसने साइंटिफिक थ्योरी में कन्वर्ट किया था इन बिटवीन 1803 एंड 1808। उसने हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी टू केमिस्ट्री प्रोवाइड की थी थ्रू हिज बुक अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। और उसने हमें एक फिजिकल पिक्चर दी थी ऑफ हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे पास जॉन डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें कहा था कि हमारे पास एलिमेंट्स जो है किस तरह से कंबाइन होते हैं और फिर वो कंपाउंड्स बनाते हैं। आल्सो उसने हमें एक फिनोमिनोलॉजिकल रीजनिंग दी थी फॉर बिलीविंग दैट एटम्स एग्जिस्ट। ठीक है, सो एटम्स की जो एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में भी हमें सबसे पहले आफ्टर ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस जॉन डाल्टन ने साइंटिफिकली बताई थी। ठीक है, फिर हमारे पास जाहिर सी बात है, साइंटिफिक वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट एक टॉपिक के ऊपर अकेले काम नहीं करता, उसके को वर्कर्स होते हैं या को रिसर्चर्स उसके साथ होते हैं या को साइंटिस्ट्स होते हैं। इसी तरह आपके पास जो जॉन डाल्टन है, उसके काम में उसकी मदद की थी जोसेफ लुइस गे लुज़ेक ने, जो कि फ्रांस को बिलोंग करते थे। एंड आपके पास अमीडो एवोगैड्रो, जो कि इटली से बिलोंग करते थे। इन दो तीनों ने मिलके जो है हमें एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन दी थी एटॉमिक केमिस्ट्री की। एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक केमिस्ट्री वाज प्रोवाइडेड बाय दीज थ्री साइंटिस्ट। ठीक है, जिनमें नुमाया नाम आता है जॉन डाल्टन का, क्योंकि ये एटॉमिक मॉडल का जो बेसिक था, जो कि इसका कॉन्सेप्ट था, वो ग्रीक फिलॉसफी से सबसे पहले हमारे पास जॉन डाल्टन ने लिया था और उसको साइंटिफिक थ्योरी में कन्वर्ट किया था। अब आते हैं हम जरा इसके कुछ असम्पशंस की तरफ। तो डाल्टन यूज्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स टू प्रपोज अ न्यू मॉडल ऑफ द एटम्स इन व्हिच ही सजेस्टेड द फॉलोइंग। ओके, आपके पास क्या था कि जब हम ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस के एटॉमिक मॉडल को या थ्योरी ऑफ एटमिज्म को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि इन्होंने सिर्फ रीजनिंग की थी, यानी कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं निकाला था, कोई मेजरमेंट्स नहीं ली थी। कुछ इस तरह से उन्होंने साइंटिफिक प्रोसेस को यूज़ नहीं किया था टू गिव देयर थ्योरी ऑफ एटमिज्म। ठीक है, वेयर एज जो आपके पास डाल्टन है, उसने अपनी जो एटॉमिक मॉडल है उसको प्रेजेंट किया था यूजिंग साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंटल डेटा को इकट्ठा किया है और उसके बाद उसने अपनी थ्योरी दी थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डाल्टन्स की थ्योरी है वो हमारे पास फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी है। ठीक है, अब assumptions की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले assumption आपके पास है कि all matter consists of extremely small particles called atom। ठीक है, आपके पास सबसे पहले डाल्टन ने ये कहा कि जितने भी आपके पास मैटर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, वो तमाम के तमाम मैटर जो है आपके पास एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, और वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स आपके पास क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट में डाल्टन कहता है कि एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल एंड रेजिस्ट चेंजेस। ये जो आपके एटम्स है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर उनको कट नहीं कर सकते इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। एंड आल्सो ये चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप इनको कोई कंडीशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ये रेजिस्टेंस शो करेंगे टुवर्ड्स एनी चेंज। सो इस चीज़ को एलाबोरेट करते हुए हम थोड़ी सी नीचे जो आपके पास डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसको स्टडी करते हैं। कहते हैं डाल्टन स्टेटेड दैट एटम्स कुड नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड, divided into smaller pieces or transformed into atoms of other elements. He used the law of conservation of mass in the late 1700s as the basis for दिस कंक्लूजन। ठीक है, क्या था कि ये जो इसने
पोस्टुलेट नंबर 2 निकाला था, जिसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि एटम्स जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है और चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। ये बेसिकली इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज़ करते हुए बताया था, और इसने कहा था कि एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उनको आप स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर सकते हो, और ना ही उनको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स में एक एटम को जो है ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई सेकंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन कहती है कि एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मास ऑफ देयर एटम्स, ठीक है। जो आपके एलिमेंट्स है वो मास ऑफ एटम्स, यानी कि जो एटम्स का मास होगा उसके साथ जो है इनको कैरेक्टराइज किया जाता है। डाल्टन स्टेटेड दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। जितने भी आपके पास एलिमेंट के अंदर एटम्स मौजूद हैं वो सब के सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन शेप, साइज एंड मास, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है, सपोज आप सोडियम ले लेते हैं, उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे आपके पास आइडेंटिकल होंगे शेप में, साइज में और मास में। तो और जो आपके इस एटम का मास होगा वो आपके पास आपके एलिमेंट्स जो है उनको कैरेक्टराइज करेगा, ठीक है। फिर आपके पास फोर्थ पोस्टुलेट आ जाती है, जिसमें कहते हैं व्हेन एटम्स आर इन्वॉल्वड इन केमिकल रिएक्शंस दे कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म व्हाट आर नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर डाल्टन ने ये भी कहा था कि आपके पास क्या होते हैं, एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज, ठीक है। स्मॉल रेशियोज के साथ ये कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स भी जो है डाल्टन ने डिफाइन करके दे दिए थे कि आपके पास जब कभी भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो आपके पास मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। Dalton suggested that two types of atoms could form molecules of different number ratios. This is known to be true for such molecules as carbon monoxide and carbon dioxide, both of which are composed of carbon and oxygen atoms, but which have different ratios of each. तो डाल्टन ने ये कहा था कि आपके पास दो टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी कि सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे और वो आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इस तरह से बनाएंगे कि उनका होल नंबर रेशियो डिफरेंट होगा। जैसे कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास एक कार्बन एक ऑक्सीजन होता है, वेयर एज आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें आपके पास एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होते हैं। तो एक में आपके पास एक ऑक्सीजन है, दूसरे में आपके पास दो ऑक्सीजन है, तो इनके होल नंबर रेशियो एटम्स के डिफरेंट है। इसकी वजह से ये आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या कहते हैं, डाल्टन कहते हैं कि आपके पास टू टाइप्स ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना सकता है। एटम्स सेम होंगे लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा वो दोनों एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होंगे, ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर होल नंबर रेशियोज। तो ये तो हो गई आपके पास सारी की सारी असम्पशंस के डाल्टन एटॉमिक मॉडल ने आपको क्या क्या असम्पशंस दी थी कि एटम क्या है और वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब लिमिटेशंस की तरफ आते हैं। चूंकि डाल्टन मॉडल जो था वो आपके पास कंप्लीट मॉडल नहीं था, उसमें काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज थी और उन डिस्क्रिपेंसीज को फर्दर फिर और एटॉमिक मॉडल्स ने आके रिमूव किया था। तो देखते हैं कि डाल्टन एटॉमिक मॉडल की वो कौन सी डिस्क्रिपेंसीज थी जिनको रिमूव करने की ज़रूरत थी। सबसे पहले देखते हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल वाज रेडिली एक्सेप्टेड। इट इनकॉर्पोरेटेड द ऑलरेडी नोन आइडियाज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड मैच्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। वैसे तो अगर हम डाल्टन एटॉमिक मॉडल को देखें तो वो रेडिली एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल ही है। कैसे कि उसने जो है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी यूज़ किया, उसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का भी यूज़ किया और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का भी यूज़ किया। और उसने क्या किया कि उसने ये जो लॉज यूज़ किए हैं उनको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच भी किया था। लेकिन मसला कहाँ आ रहा था, इट डज नॉट अकाउंट फॉर दी सब अटोमिक पार्टिकल्स। डाल्टन जो है उसने ये कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, वो अनडिस्ट्रक्टिबल है, जबकि ऐसा नहीं है। एटम जो है उसको फर्दर हम कट कर सकते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, जो कि आपके पास सब अटोमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। वो स्मॉलर पीसेस आपके पास सब अटोमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, जो कि आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो डाल्टन ने हमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। However, the discovery of subatomic particles such as protons, electrons, and neutrons disproved this postulate, ठीक है। आपके पास क्या था कि जैसे ही आपके पास सब अटोमिक पार्टिकल्स जो कि आपके पास है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी होती है तो वैसे ही आपका जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो वहीं पे डिसप्रूव हो जाती है, डिसअप्रूव हो जाती है, या उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया जाता है, ठीक है। कि इस मामले में रॉन्ग प्रूफ कर दिया जाता है कि हमारे पास एटम क्या है, इंडिविजिबल है,
जबकि इन रियलिटी एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की एक और डिस्क्रिपेंसी क्या है कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। यानी कि डाल्टन थ्योरी ने आइसोटोप्स के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की थी, उसने आइसोटोप्स के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी थी। As per Dalton's atomic theory, all atoms of an element have identical masses and densities। क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें ये कहती है कि तमाम एटम्स के मतलब एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं वो सब आइडेंटिकल हैं इन शेप, साइज एंड मासेस। ये हमने एक पोस्टुलेट इसका डिस्कस किया है अभी ऊपर। तो ये पोस्टुलेट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके पास क्या होते हैं, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे आपके पास क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक है। हाउ एवर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रीट्रियम, ठीक है। आपके पास क्या है कि एक्चुअली तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनके आपके पास क्या एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है एंड ट्रीट्रियम है, ठीक है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। तो आपके पास जो आइसोटोप्स है इनका कॉन्सेप्ट जो है डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में प्रेजेंट नहीं किया था, या बिलियर्ड बाल थ्योरी में प्रेजेंट नहीं किया था, इसीलिए जो है इसको अगेन डिसअप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास इसकी लिमिटेशन आती है कि आइसोबार्स का भी जिक्र नहीं करता। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द masses of atoms of two different elements must differ, however it is possible for two different elements to share the same mass number, such atoms are called isobars। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो आपको ये कहती है कि जो masses of atoms है ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स वो हमेशा डिफर करेंगे। यानी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके जो अटोमिक मासेस हैं, जो उनके मासेस हैं वो डिफरेंट होंगे। जबकि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हों लेकिन उनके जो मास नंबर्स होते हैं वो सेम हो। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, आर्गॉन है उसका मास नंबर 40 है। इसी तरह कैल्शियम भी एक डिफरेंट एलिमेंट है जिसका मास नंबर 40 है, विच इज एग्जैक्टली सेम एज द मास नंबर ऑफ आर्गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपके पास जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन आपके पास कहती है कि एलिमेंट्स नीड नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। सर्टेन complex organic compounds do not feature simple ratio of constituent atoms, for example sugar और sucrose C11H22O11, ठीक है। आपके पास क्या कहते हैं कि जो डाल्टन्स थ्योरी है वो आपको कहती है कि सिंपली आप होल नंबर रेशियोज लें एलिमेंट्स के और उनको जो है आप कंबाइन कर दें तो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी आपके पास सिर्फ सिंपल कॉम्बिनेशन से, सिंपल होल नंबर रेशियो से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं होती ऑफ एलिमेंट्स, बल्कि आपके पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं जो कि आपके पास सिंपल रेशियोज को फीचर नहीं करते, यानी कि उनकी सिंपल रेशियो नहीं होती। जैसे कि आपने शुगर का देख लिया, आपके पास 11 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। तो ये तो आपके पास एक सिंपल सा रेशियो नहीं हुआ ना, जिस तरह से आपने कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसिडर किया था, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि एलिमेंट्स नीड नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो खामखा एक सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ कंबाइन हो और कंपाउंड्स बनाए। आपके पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिंपल रेशियोज ऑफ एटम्स नहीं रखते, ठीक है। फिर आपके पास आता है कि द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर allotropes, the differences in the properties of diamond and graphite, both of which contain only carbon, cannot be explained by Dalton's atomic theory। तो आपके पास जो एलोट्रोप्स है, जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स के और एलिमेंट्स के, वो आपके पास जो है डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है। जैसे कि आपके पास डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, आल्दो दोनों आपके पास कार्बन से बने हुए हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ये जो आपके पास है, ये इस टाइप की जो आपके पास थ्योरीज हैं जो कैलिट्रोपी से रिलेटेड हैं वो आपके पास डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यहाँ तक हो गया आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, देन उसके assumptions डिस्कस कर लिए एंड देन लिमिटेशंस। तो यही सारी लिमिटेशंस वजह थी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है या डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया था एंड आपके पास एक नया एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया गया था जो कि इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अब आते हैं हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के। आपसे इस टॉपिक से रिलेवेंट क्या-क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेसिकली जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट है जो कि अगर आपको याद हो गया हो, उसमें वो कहता है कि एटम्स जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। यानी कि जो आपके पास पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज़ हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, उनका आपके पास नेट मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कंज़र्व्ड रहेगा।
यानी कि जो आपके रिएक्टेंट्स का मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करती है। सेकंड आपके पास ये पूछा जा सकता है कि किस तरह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसका आंसर आप देख सकते हैं कि ये थ्योरी आपको कहती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज में कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड्स हैं वो बने हुए होते हैं किस चीज़ से, मॉलिक्यूल्स से, जिनमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, जैसे कि हमने शुगर को देखा, शुगर में आपके पास क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है? C11H22O11 डिफरेंट एटम्स हैं, उनका होल नंबर रेशियो भी डिफरेंट है और हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है? फिर आपके पास आता है विच एटॉमिक मॉडल इज यूज्ड टुडे। तो आजकल आपको पता है कि कौन सा एटॉमिक मॉडल यूज किया जाता है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल यूज किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आजकल आपके पास जो मॉडल एक्सेप्टेबल है दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एंड जो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था वो तो आपके पास ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया जाता है जैसे ही आपके पास इसके बाद का मॉडल आता है। ठीक है, Why can't you see an atom with the naked eye? ठीक है, आप एटम को नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते? सो वी कैन नॉट सी एन एटम विद नेकेड आई बिकॉज एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इज नॉट परसेप्टेबल। ठीक है, आपके पास क्या है कि जो एटम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स है, उनको आप सिवाय माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। सही है, दैट इज वाई यू कैन नॉट सी इट विदाउट अ माइक्रोस्कोप और विद नेकेड आई। ठीक है, can atoms be divided or destroyed? So, of course, no, atoms cannot be divided or destroyed according to the Dalton's atomic model. However, it can combine with other atoms to form compounds. In chemical reaction, an atom can combine, separate and rearrange. ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल से रेलेवेंट क्वेश्चन है तो इसके अकॉर्डिंग का आंसर आप देंगे। इसके अकॉर्डिंग का आंसर यही है कि ना तो एटम्स को आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप उनको डिवाइड कर सकते हो, ना उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, जो आपके पास एटम्स होते हैं हाउ एवर वो कंबाइन हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं ताकि वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करें। और आपके पास ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन में कंबाइन भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकते हैं और वो रीअरेंज भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दे कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर एटम्स मेड ऑफ। तो एटम्स जो है वो आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से बने हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन से बने हैं, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्विंग पार्टिकल्स है, यानी कि वो आपके जो सेंट्रल न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपके पास इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नया मॉडल या फिर मे भी हम किसी सब अटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी को डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।